ओके स्टूडेंट्स, तो आज के क्लास में लाइट में हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, प्रॉब्लम्स और क्विज। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपने स्कूल में पढ़ा होगा। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक प्लेन मिरर रखेंगे और यहाँ पर आप समझो लेजर लाइट रखोगे। लेजर लाइट अगर आप रखते हो तो उससे एक लाइट जो निकलती है पेंसिल जैसी, बहुत शार्प निकलती है। तो एक लाइट को आप फोकस कर रहे हो और लाइट को आप ऐसे ऑब्लिकली गिराओगे। जब आप इसको ऑब्लिकली गिराओगे तो ये मिरर पे गिरेगा। जिस पॉइंट पे गिरेगा उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो जब वहां पर वो हिट करेगा तब ये लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होगा। अब लाइट की खास बात क्या है, अगर वो रिफ्लेक्ट होता है तो ऐसे वी शेप बनाता है और जिस पॉइंट पे वो गिर रहा है उस पॉइंट पे अगर हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है तो उसको बोलेंगे नॉर्मल। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आता है, नॉर्मल से जो हम लोग ये एंगल मेजर करते हैं इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल से ये जो एंगल मेजर करेंगे इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा इक्वल रहेगा। अगर आपने 10 डिग्री रखा है एंगल ऑफ इंसिडेंस तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आपका 10 डिग्री रहेगा। अगर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस 20 डिग्री रखा है तो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 20 डिग्री रहेगा। तो इसको बोलेंगे इंसिडेंट लाइट, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड लाइट, इसको बोलेंगे प्लेन मिरर। अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो इसको बोलेंगे नॉर्मल। तो इस तरह से अगर आपने एक लेजर लाइट को गिराया हुआ है ऑब्लिकली तो जो भी इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा नॉर्मल के साथ में, वही उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रहेगा नॉर्मल के साथ में। तो अगर ये एंगल आपका 10 डिग्री आ रहा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आपका 10 डिग्री आएगा। अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस 20 डिग्री आ रहा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आपका 20 डिग्री आएगा। अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री आ रहा है तो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री आएगा। तो जो भी आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा वही आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आएगा। तो इसको हम बोलेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। वट एवर इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और आपकी इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट और नॉर्मल विल लाई इन दिस सेम प्लेन। तो ये इसके दो लॉज है रिफ्लेक्शन के। तो पहला रहेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट एंड द नॉर्मल विल लाई इन दी सेम प्लेन। तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। आप रिफ्लेक्शन देखो, अगर आपने पानी लिया हुआ है और उसको एक ट्रांसपेरेंट ग्लास के अंदर रखा हुआ है तो पानी आपने भर के रखा हुआ है, और अगर आपने पेंसिल रखा हुआ है तो पेंसिल ऐसा दिखाई देगा कि इस बाउंड्री पे आपको टूटा हुआ दिखाई देगा। मान लो आप एक फिश टैंक लेते हो, फिश टैंक के अंदर हमने पानी भरा हुआ है और उसके अंदर पेंसिल रखा हुआ है, तो पेंसिल आपको ऐसा लगेगा कि टूटा हुआ है बाउंड्री पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लाइट जो है हमारी बेंड हो जाती है। तो मान लो अगर इस पेंसिल को हम लोग लेजर लाइट की तरह लेते हैं तो लेजर लाइट जब जाती है अंदर ऐसे, तो जब ये इधर हिट करता है, लेजर लाइट जब इधर हिट करता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो मैं दोबारा बताता हूँ, जब वो यहाँ पर हिट करता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, तो ये अंदर की तरफ मुड़ जाता है। तो लाइट अंदर की तरफ मुड़ता है तो इसको बोलते हैं बेंडिंग। तो लाइट की बेंडिंग कहाँ हुई है? खाली बाउंड्री पे हुई है। देखो लाइट यहाँ पर भी सीधा जा रहा है, यहाँ पर भी सीधा जा रहा है, लेकिन कहाँ मुड़ गया है? सिर्फ बाउंड्री पे बेंड हुआ है। तो लाइट जो रहता है सिर्फ आपका बाउंड्री में बेंड होता है। तो ध्यान में रखना है, ये लाइट की बेंडिंग जो होती है सिर्फ बाउंड्री पे होती है। तो बाउंड्री पे ही लाइट की स्पीड कम हो जाती है। और अगर आप उल्टा सोचोगे कि लाइट को मैं पानी से लेके एयर में पास करता हूँ, तो पानी से लेके अगर एयर में जाएगा तो जैसे ही पानी के बाउंड्री पे वो हिट करेगा तो एयर के बाउंड्री पे जैसे ही हिट करेगा, जैसे ही ये बाउंड्री पे हिट करता है एयर में, तो एयर में उसकी स्पीड ज्यादा हो जाती है। ये बेंड होता है लेकिन अब दूर जा रहा है। अब अंदर की तरफ बेंड नहीं होता है, ये बाहर की तरफ बेंड हो रहा है। तो जब लाइट एयर में जाती है तो बाहर की तरफ बेंड होता है, जब लाइट पानी के अंदर जाती है तो अंदर की तरफ बेंड होता है। तो ये लाइट की बेंडिंग जो रहती है, बेंडिंग ऑफ लाइट जो होता है, ये डेंजर मटेरियल में जो होता है इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन। तो लाइट की बेंडिंग जो होती है डेंजर मीडियम के अंदर, यानी कि पानी के अंदर, ग्लास के अंदर, डायमंड के अंदर, तो इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन का मीनिंग क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट इन डेंजर मीडियम। अगर हमको बेंडिंग मेजर करना है, मान लो हमको कोई मीडियम की बेंडिंग मेजर करना है, तो हम कैसे मेजर कर सकते हैं? उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल करके। तो लाइट कितनी बेंड हो रही है, लाइट कितना स्लो जा रहा है मीडियम के अंदर, तो हम कैसे मालूम कर सकते हैं? हम उस मीडियम का एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकलता है? बहुत सिंपल है। एक आपको डिवीजन का फॉर्मूला यूज करना है। ऊपर आपको लिखना है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और नीचे आपको डिवाइड करना है स्पीड ऑफ लाइट इन मटेरियल। तो आपको जिस भी मटेरियल का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है वो मीडियम का स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पर डालना है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो रहती है वो हाईएस्ट स्पीड है 3 × 10⁻⁸ मीटर्स पर सेकेंड, और नीचे आएगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो आप उस फॉर्मूला यूज करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो। जैसे आपको एक प्रॉब्लम पूछा गया,
आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का निकालना है। तो लाइट, ग्लास के अंदर लाइट की स्पीड कितनी है, 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁸, वो दी गई है। तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे ग्लास का, तो न्यूमरेटर में आप लिखोगे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, डिनोमिनेटर में आपको लिखना है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। तो डिनोमिनेटर में आएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास और न्यूमरेटर में आएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। तो ऊपर स्पीड ऑफ लाइट आपकी एयर में, तो ऊपर आपका c आएगा, नीचे आपका आएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। तो c जब रहेगा तो ये आपका लाइट की स्पीड कहाँ पर है, एयर में, तो ऊपर आपका आएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ और नीचे आपका आएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁸। तो कांच के अंदर लाइट की स्पीड कम हो जाती है, कितना हो जाता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁸। तो 10⁸ कैंसिल हो गया, 3 और 2 को डिवाइड करोगे तो 1.5 आएगा। तो इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कांच का रहेगा वो आपका 1.5 आएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं रहती है, क्योंकि ऊपर की यूनिट और नीचे की यूनिट कैंसिल हो जाती है। तो इस तरह से जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा रहेगा उतनी लाइट की बेंडिंग जो रहेगी वो ज्यादा रहेगी। तो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर निकालते हैं तो ऊपर खाली ध्यान में रखना है, आपको स्पीड ऑफ लाइट लिखना है वैक्यूम में, नीचे लिखना है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो मान लो अगर आप डायमंड का निकालते हो, अगर आप डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो तो ऊपर आएगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, नीचे आएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड, तो c डिवाइड बाई v। तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन डायमंड कितना आ रहा है, 2.42 आ रहा है। मतलब जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा रहेगा उतनी लाइट की स्पीड वहां पर कम हो जाएगी, उतनी लाइट की बेंडिंग ज्यादा रहेगी। तो हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो ऊपर हमको लिखना है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, नीचे आपको लिखना है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो जिस भी मीडियम का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, उस मीडियम का आपको वेलोसिटी ऑफ लाइट उस मीडियम के अंदर जो रहेगी वो आपको डिनोमिनेटर में लिखना है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास रहेगी, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड रहेगी। तो अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का निकालना है तो डिनोमिनेटर में आएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड। अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकालना है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर आएगा डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकाल रहे हो तो डिनोमिनेटर में आएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड का निकाल रहे हो तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड आएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको ग्लास का निकालना है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास आएगी डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में आपको आएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। तो ये ऊपर आपका c रहेगा, जो रहेगा 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸, नीचे आपका रहेगा 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁸। तो क्योंकि हम डिनोमिनेटर में क्या लिख रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास लिख रहे हैं, तो 10⁸ कैंसिल हो रहा है और 3 डिवाइड बाई 2 क्या आ रहा है, 1.5 आ रहा है। अगर आप डायमंड के लिए ले रहे हो तो आपका 2.42 आएगा। तो यहाँ मैं आपको एक टेबल बताता हूँ, तो वो बता रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। देखो अगर आप एयर का निकालते हो तो 1 आ रहा है, अगर आप ग्लास का ले रहे हो तो 1.5 के नजदीक जा रहा है, अगर आप पानी का निकालते हो तो 1.33 आता है, अगर आप डायमंड का निकालते हो तो 2.42 आता है। और ये कौन से कलर के लिए हमने निकाला हुआ है, येलो कलर के लिए। तो हमने येलो कलर की लाइट फोकस की हुई है और अलग अलग मीडियम का हमने क्या निकाला हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला है। अब जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा उतनी लाइट की बेंडिंग ज्यादा होगी, उतनी लाइट की स्पीड वहां पर कम हो जाएगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको कैसे निकालना है, सिर्फ ध्यान में रखना है, न्यूमरेटर में आपको लिखना है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, वो रहेगा 3 × 10⁸, और डिनोमिनेटर में जिस मीडियम के अंदर आप लाइट पास कर रहे हो उसकी स्पीड आएगी। तो दोनों को आप डिवाइड करोगे तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। तो कांच का देखो, कांच का रफली 1.5 रहता है, लेकिन कांच में भी मटेरियल रहता है, जैसे क्वार्ट्ज ग्लास रहता है, क्राउन ग्लास रहता है, फ्लिंट ग्लास रहता है, तो यहाँ पर प्लेक्सी ग्लास लिखा हुआ है। तो अलग अलग मटेरियल का क्या रहता है, अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है। तो देखो आप देख रहे हो यहाँ पर फ्लिंट ग्लास का सबसे ज्यादा है, मतलब सबसे स्लो ये लाइट फ्लिंट ग्लास में चलेगी, वहां पर लाइट की बेंडिंग ज्यादा रहेगी। तो जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा उतना स्लो लाइट जाएगा वहां पर, उतनी लाइट की बेंडिंग ज्यादा रहेगी। तो अभी हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टडी किया है। अभी स्नेल्स करके एक साइंटिस्ट था, उसने सोचा कि रिफ्रैक्शन के लिए भी लाइट कुछ ना कुछ लॉ बनाता रहेगा। तो आपने देखा रहेगा ओल्डन डेज के साइंटिस्ट जो थे वो लोग क्या करते थे, ऐसे जो पॉन्ड वगैरह रहते थे उसमें वो लोग स्टिक डालते थे, तो उनको स्टिक ऐसा बेंड हुआ दिखा देता था। तो उन्होंने रिफ्रैक्शन को स्टडी करना स्टार्ट किया, तो उन्होंने देखा कि लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो हमेशा एक लॉ बनाता है कि जिस मीडियम में लाइट जा रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और sin θ1 अगर आप लोगे तो इक्वल टू क्या रहेगा, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय sin θ2। तो लाइट एक लॉ बनाता है कि अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है
तो μ1 इंटू साइन थीटा 1 इक्वल टू रहेगा μ2 इंटू साइन थीटा 2। तो μ1 क्या रहेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा फर्स्ट मीडियम का, थीटा 1 क्या रहेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, μ2 रहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, और थीटा 2 रहेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ सेकेंड मीडियम। तो अगर ये नॉर्मल है और लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो μ1 साइन थीटा 1 इक्वल टू क्या रहेगा, μ2 साइन थीटा 2। μ1 क्या रहेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले मीडियम का, थीटा 1 रहेगा उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस, μ2 रहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, थीटा 2 रहेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये रिफ्रैक्शन के लिए लगेगा। μ1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू μ2 साइन थीटा 2। तो μ1 म्यू हमने बताया हुआ है कि हर मीडियम का खुद का एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है। तो आप देखो पानी का है, ग्लास का है, वाटर का है, एयर का है, तो हर मीडियम का एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है उतने ज्यादा क्या करता है, वो लाइट की बेंडिंग करता है और उतना वो लाइट को स्लो करता है। तो आज के क्लास में हमने सबसे पहले क्या स्टडी किया, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब क्या है, लाइट की टर्निंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब क्या रहता है, लाइट एक वी शेप बनाएगा, और अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर करोगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मेजर करोगे, तो दोनों क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो अगर आप रिफ्लेक्शन मेजर कर रहे हो तो जो भी आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा, जो भी एंगल आपका रिफ्लेक्शन रहेगा, दोनों इक्वल रहेगा। तो इसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि मान लो आपके पास एक फिश टैंक है, फिश टैंक के अंदर आपने पानी भरा हुआ है, तो उसके अंदर अगर आप एक स्टिक डालते हो या पेंसिल डालते हो, तो आपको बाउंड्री पे वो मुड़ा हुआ दिखेगा, मतलब ऐसा दिखेगा कि अंदर की तरफ बेंड हुआ है, मतलब वो सरफेस पे दिखेगा ऐसा कि वो टूटा हुआ है। तो उसको बोलेंगे रिफ्रैक्शन। तो बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। अगर लाइट बेंड होती है तो उसको बोलेंगे रिफ्रैक्शन। अगर देखो लाइट पानी से लेके एयर में जा रही है तो वो बाहर की तरफ जाएगी, अगर एयर से लेके पानी में जा रही है तो अंदर की तरफ जाएगी। तो लाइट हमेशा बाउंड्री में आपको टूटा हुआ दिखता है, तो बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। और लाइट की बेंडिंग ज्यादा कौन करेगा, जितनी ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगी उतनी ज्यादा वो लाइट की बेंडिंग करेगा, उतना लाइट को स्लो करेगा। तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा रहता है तो वो लाइट को बहुत स्लो करता है, लाइट की बेंडिंग ज्यादा रखता है। उसके बाद आप देखो यहाँ पर कांच आ रहा है, जैसे लाइट फ्लिंट आ रहा है, ये फ्लिंट ग्लास आ रहा है, तो वो भी ज्यादा लाइट की बेंडिंग करता है। फिर इस तरह से लाइट की जितनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोई भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा रहेगा, जितना वो लाइट को स्लो करेगा, उतनी लाइट की बेंडिंग ज्यादा करेगा। अगर आप कांच में जाते हो तो क्राउन ग्लास का देखो 1.53 आ रहा है, फ्लिंट ग्लास का 1.61 आ रहा है, क्वार्ट्ज का 1.46 आ रहा है। तो जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा उतने ज्यादा लाइट की बेंडिंग करेगा, उतने वो लाइट को बहुत स्लो करेगा। तो इस तरह से ये रिफ्रैक्शन रहेगा। अगर आप कोई मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हो, कोई मीडियम का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो आप न्यूमरेटर में क्या लिखोगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम सी लिखोगे, और डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अगर आपको किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, मान लो आपको ग्लास का निकालना है, तो ऊपर आपको लिखना पड़ेगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, डिनोमिनेटर में आपको लिखना पड़ेगा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अगर आप डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो तो आप ऊपर आपको लिखना पड़ेगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, नीचे आपको लिखना पड़ेगा स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। तो कोई भी मटेरियल का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो उसका सिंपल फॉर्मूला रहेगा, ऊपर आपको लिखना है न्यूमरेटर में स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या डिनोमिनेटर में आपको लिखना है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अगर आप डायमंड का निकाल रहे हो तो डिनोमिनेटर में आएगा स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, अगर आप ग्लास का निकाल रहे हो तो डिनोमिनेटर में आएगा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो कोई भी मटेरियल का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो डिनोमिनेटर में आएगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और न्यूमरेटर में आपको आएगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो ऊपर आपका रहेगा 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸। मान लो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का निकालना है, तो न्यूमरेटर में रहेगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, डिनोमिनेटर में रहेगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। तो ऊपर आपका एयर रहना चाहिए स्ट्रिक्टली, और नीचे आपका ग्लास रहना चाहिए। तो एयर में लाइट की स्पीड कितनी है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸। ग्लास में कितना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁸। 10⁸ कैंसिल हो जाएगा, और 3 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा आपका 1.5। तो इस तरह से कांच की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल रही है 1.5। तो जितना ज्यादा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा उतने ज्यादा आपकी लाइट की बेंडिंग रहेगी, उतना आपका लाइट क्या हो जाएगा, वहां पर स्लो चलेगा। और ध्यान में रखना है कि डायमंड का भी अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो तो ऊपर आपका सी रहेगा, सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, देखो यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। तो इनको आप डिवाइड करोगे तो आपको 2.42 मिलेगा। इसका मतलब डायमंड में लाइट की बेंडिंग ज्यादा रहेगी, लाइट बहुत स्लो हो जाएगा डायमंड में।
तो अगर आप स्नेल्स लॉ कर रहे हो, मतलब लाइट को एक मटेरियल से आप दूसरे मटेरियल में पास कर रहे हो, तो अगर आप लाइट को ग्लास से लेके एयर में पास कर रहे हो, तो ये लॉ अवे होगा μ1 इंटू साइन थीटा 1 इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन थीटा 2। तो ये μ1 क्या रहेगा, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा फर्स्ट मीडियम का, थीटा 1 क्या रहेगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, μ2 क्या रहेगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, थीटा 2 क्या रहेगा आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हमेशा ये लाइट एक लॉ बनाएगा। आप अगर लेजर लाइट यहाँ पर लगा रहे हो तो लाइट इस तरह से जाएगी कि μ1 साइन थीटा 1 आपका इक्वल रहेगा μ2 साइन थीटा 2। μ1 आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा फर्स्ट मीडियम का, μ2 आपका रहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का, थीटा 1 आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा और थीटा 2 आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रहेगा। तो लाइट अगर ग्लास से लेके आप एयर में पास कर रहे हो तो लाइट नॉर्मल से दूर जाएगी। अगर आप लाइट एयर से लेके कोई मटेरियल के अंदर पास कर रहे हो तो नॉर्मल के नजदीक जाएगा। तो लाइट की जो बेंडिंग रहती है, मतलब लाइट का मुड़ना जो रहता है, तो अगर आप मटेरियल के अंदर रहते हो तो नॉर्मल के नजदीक जाएगा, मटेरियल के बाहर रहोगे तो नॉर्मल से दूर जाएगा। तो इस तरह से लाइट की बेंडिंग को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो स्नेल्स लॉ का मतलब क्या है, लाइट अगर एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में जा रहा है तो μ1 साइन थीटा 1 इक्वल टू क्या रहेगा, μ2 साइन थीटा 2। μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम रहेगा, μ1 आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम रहेगा, थीटा 1 आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा, थीटा 2 आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रहेगा। तो आई होप all of you have understood this. Now I am sharing my quiz over here.